हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल फ्लाई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बारे में और सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि अभी फरवरी से क्या है, हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 10th के साथ साथ 12th का भी जो है हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले क्या होता है कि जो भी हमने पूरा साल पढ़ा है उसका एक क्विक रिविजन कर लेना चाहिए। तो इसी रिविजन के पर्पज से ये वीडियो लाया जा रहा है। कोशिश है कि आपको सारे चैप्टर एग्जाम से पहले करवा दिए जाए और आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे चैप्टर्स के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएंगे और साथ ही बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से रिलेटेड होता है तो आपको ये कहानी जो भी सुना होगा वो याद रहेगा और आप अच्छे से क्या करेंगे, अपना आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर में जो हमारा इतिहास का जो पहला चैप्टर है वो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर डिपेंडेंट है और इस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक रिवीजन के तौर पे कि हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि जो कि हम 6th क्लास से क्या होता है, सोशल स्टडी हमारा 6th क्लास से स्टार्ट होता है। उससे पहले हम इन्वायरमेंट या कई प्राइवेट स्कूल में हम देखते हैं कि अलग से सोशल साइंस भी होता है, लेकिन जो NCERT या CBSE जो 6th क्लास से हम जो SST पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सोशल साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें 4 बुकें होती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी होता है। लेकिन 8 तक तो हमारा 3 होता है, 9th 10th में हमारा इकोनॉमिक्स एक इंक्लूड हो जाता है। तो उसमें इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास जो हमारा सिलेबस चल रहा है क्लास 6 से, वो क्या होता है, हम सभी को पता है कि हम प्री हिस्ट्री पहले एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसी तरीके से क्लास 6 में हम क्या पढ़ते हैं, एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। क्लास 7 में जो हम पढ़ते हैं वो मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। फिर हम जो क्लास 8 में पढ़ते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। इस तरीके से फिर 9th 10th में जो हमारा इतिहास चलता है वो थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, वर्ल्ड के बारे में, रशियन रिवॉल्यूशन, यूरोप में रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, आधुनिकता, पूर्ण जागरण, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हिस्ट्री है। तो अगर हम बेसिकली इतिहास को देखें तो 3 कालखंडों में हमने इस इतिहास को बांटा हुआ। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। वो तो इंडियन हिस्ट्री है जो हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। लेकिन इतिहास को हम 3 पार्ट में, जैसे कि हमारा आता है प्रयाग इतिहास काल, प्रयाग इतिहास काल होता है। तो प्रयाग इतिहास काल जो होता है, फिर उसके बाद आर्ध इतिहास काल आता है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री होता है, यानी कि आर्ध इतिहास काल आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और फिर यहाँ पे आ जाएगा इतिहास आ जाएगा। ओके, इतिहास आ जाएगा। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक सा डिफरेंस होता है। जो कि हमारा प्री हिस्ट्री यानी प्रयाग इतिहास काल होता है, वो क्या होता है टोटली, कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा साक्ष्य हमें नहीं मिला है जिससे कि हम पढ़कर या देखकर कुछ अंदाज लगाएं। सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, पत्थरों के औजार वगैरह मिले, साक्ष्य मिले, लेकिन कोई लिखित वगैरह में नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। क्योंकि ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है हिस्ट्री का, वो रिटर्न पे किया गया है कि जो प्री हिस्ट्री है वहां पर हमें कोई भी रिटर्न साक्ष्य मिले ही नहीं, लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला। फिर हम प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि इतिहास काल की बात करते हैं, तो वहां पे हमें लिखा हुआ मिला है, जिसमें हम हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, ये सारे लिखना तो मिला, लेकिन हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं ये हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। लिखा हुआ मिला है लेकिन पढ़ नहीं पाए, इसी को हम आर्ध इतिहास काल कहते हैं। फिर जो इतिहास काल होता है, जिसके बाद से लिखे हुए तो साक्ष्य मिलने लगे, लेकिन अब उसको हम समझ भी गए, पढ़ भी लिए, उससे जो हमारा इतिहास रेडी हुआ उसको हम इतिहास काल बोलते हैं। तो आज हम आर्ध इतिहास काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री के बारे में एक जो है, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस चैप्टर के में अच्छे से जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता क्या था, हड़प्पाई मोहर, जो हड़प्पाई मोहर क्या है, हड़प्पाई मोहर हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट और पुरावस्तु थी। पुरावस्तु यानी सबसे पुरानी वस्तु, पुरावस्तु यानी कि सबसे पुरानी वस्तु थी। और ये सेल खड़ी के पत्थर से बनी इन मोहरों पर जानवरों के चित्र और लिपि, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो हमें हड़प्पा सभ्यता से एक मोहर मिली है सिंधु घाटी, उसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया उसको भी हम आगे बताएंगे कि क्यों बोला जाता है। कि सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य सभ्यता भी इसको बोला जाता है। तो जो हमें यहाँ से मोहरें प्राप्त हुई हैं, उसमें जो जानवरों के चित्र मिले हैं और साथ में लिपि मिली है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए।
ठीक है, कि एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ मिला। तो इस क्षेत्र में बसे लोगों के जीवन के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोगों का जीवन था, उनका सामाजिक व्यवस्था था, वो कैसा था, किससे पता चलता है, यहाँ से मिले साक्ष्य से हमें मिलता है। जैसे कि आवास, वहाँ पे रहने का घर मिला है, मित्र भांड यानी कि मिट्टियों के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, औजार मिले हैं और मोहरे मिले हैं, और इन्हीं से हमें क्या करते हैं, अंदाजा। तो एग्जैक्ट तो नहीं पता होता ना, हम सिर्फ उससे कि देखिए ऐसा हो सकता है, संभावना हम एक लिख दें कि अगर ये मिला है तो इसका मतलब कि ऐसा हो सकता है। ओके, तो इस पे हम इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की पहचान की जगह के लिए, यानी कि अगर जो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पहले पड़ा, क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इसकी जगह जो हमें मिली या जगह जो पहचान की गई, वो उस जगह का नाम हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी हमने क्या रख दिया, हड़प्पा लिख दिया। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे, यानी हम देखेंगे आगे कि जैसे जैसे सिंधु नदी जहाँ जहाँ बह रही है वहां पर इसकी सभ्यता के साक्ष्य मिले, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस हड़प्पा सभ्यता को हम जैसे जो पूरा समय काल होता है कि कब से शुरू कब तक माना जाता है, तो 600 ईसा पूर्व से ये शुरू होता है और 1300 ईसा पूर्व तक चलता है। अब ये ईसा पूर्व ईसवी, आई थिंक ये सब आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, जिसमें 6th क्लास में ही क्या होता है, बताया जाता है कि भाई ईसु के जन्म से पहले और बाद का जो समय होता है। ठीक, तो हमने जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का टोटल कालक्रम है वो क्या है, 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो हमने इसी में जो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का 3 समय काल रखा कि जब प्रारंभिक यानी कि हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत कब हुआ। ठीक है, तो 6000 से तो उसको माना ही जाता है, और 2600 ईसा पूर्व तक, मतलब हम कहीं कहीं बुक में 2500 2600 ये देखा गया है। फिर शहरी परिपक्वता यानी कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका प्रारंभिक चरण होता है, शिशु पालन होता है, फिर वो क्या होता है, तो वयस्क होता है, परिपक्व हो जाता है। तो ऐसे ही किसी भी सभ्यता, किसी भी हमारे अच्छे अच्छे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो परिवर्तन है, यानी किसी भी चीज का क्या होगा, जन्म होगा तो वो धीरे धीरे फिर अपनी युवा अवस्था में जाएगा, फिर धीरे धीरे वृद्ध अवस्था से होते हुए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये क्या है, हमारा प्राकृतिक का नियम है, ये प्राकृतिक का नियम है। तो उसी आधार पर क्या लिखा है, शहरी जो चरण है, परिपक्वता हड़प्पा, ये 2600 में मतलब पूरे अपने अच्छे स्टेजेस पे आ गई थी, इसे शहरी चरण भी इसको बोला जाता है, और ये 1900 तक रहा। और फिर ये 1900 के बाद उत्तर हड़प्पा बोला गया पतन का चरण, यानी कि धीरे 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 ये क्या हो गया, डिक्लाइन की तरफ, पतन की तरफ चला गया, जो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम, ये किस किस तरीके। अब इसमें चरण, जैसे प्रारंभिक चरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या था, तो उससे पहले देख लेते हैं कि हड़प्पा मिट्टी के बर्तन जो थे, ईंटें, पक्की और कच्ची मिट्टी और पक्की मिट्टी दोनों, मोहरे, बात, मोटी, तांबे, कांसे की वस्तु, विभिन्न प्रकार की टेराकोटा वस्तुएं हड़प्पा क्षेत्र के अलावा, यानी कि सबसे पहले तो हमें हड़प्पा क्षेत्र में ही इसके साक्ष्य मिले, लेकिन उसके अलावा भी हमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी भाग, यानी कि भारत का थोड़ा सा मैप आपको ध्यान होगा, पश्चिमी भाग वेस्ट में जो है गुजरात और महाराष्ट्र में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ये यहाँ तक ये सारी चीजें फैली हुई हैं। अब देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब क्या था, पहले तो सभी ये एक ही था, बाद में इसका बंटवारा होने के बाद आज हम जो अपना मैप देखते हैं वो क्या है, एक अलग ही नजर आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बता भी दिए गए हैं कि BC यानी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का इतिहास जो होगा उसको बोलेंगे क्या, ईसा पूर्व बोलेंगे, AD यानी एनो डोमी, फिर CE कॉमन एरा, फिर BC बिफोर कॉमन एरा, और PV यानी बिफोर प्रेजेंट। तो ये हमारा कभी कभी एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो टिक द करेक्ट होते हैं उसमें। तो क्या है कि आजकल जो है AD की जगह जो है CE और BC की जगह BCE का प्रयोग हो रहा है। तो AD की जगह हम CE का यूज कर रहे हैं, कॉमन एरा यानी कि जन्म के बाद AD का, तो हमें पता था कि ईसा के जन्म के बाद, तो AD की जगह हम CE, तो अगर CE भी लिखा हुआ है कहीं तो कंफ्यूज नहीं होना है, और BC की जगह BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा का बात चल रहा है। ठीक है, तो
हम अब स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कैसी थी, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा कि आवास के आधार पर हमें पता चलता है कि इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले इनकी बस्तियों के बारे में देख लेते हैं कि हड़प्पा उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें अधिकांश सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच में स्थित है। देखिए, यानी कि आज के डेट में भी देखा जाए कि हाल फिलहाल में भी अभी एक हड़प्पा सभ्यता खोजा गया है। तो 2000 तक का साइट जो है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता तक फैली हुई थी वो खोजा जा चुका है, जो कि अधिकांश यानी ये जितने नदी हैं वो सभी के सभी क्या है, सिंधु नदी और सरस्वती नदी के। अभी हाल फिलहाल में कल परसों का ही एक न्यूज़ था कि राजस्थान में एक खुदाई चल रही थी और वहां से पानी का एक ज्वाला निकल चुका है, मतलब पानी का बहाव निकल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारे ऐतिहासिक हैं वो इतिहासकार हैं वो ऐसा माना है कि सरस्वती नदी का ही जो है बहाव है। ठीक है, और भाई मरुस्थल वाली जगह में अगर पूरा पानी का ऐसा कुआं मिल जाए एक तरीके से तो बहुत अजीब। तो वही है कि भाई सिंधु जो सभ्यता थी वो एक ही जगह नहीं, बहुत सारी जगह थी, और ये सारी की सारी बस्तियां जो थी वो कहाँ पे बसी हुई थी, सिंधु नदी के किनारे। और हमारा इतिहास गवाह है कि जब भी, जैसे आपने प्रयाग इतिहास काल में भी देखा होगा या कोई भी, जहाँ पानी, नदी, रिवर, इनके किनारे क्या है, कोई भी जल्दी भी क्या है सभ्यता बसती है। तो 5 प्रमुख हमारे, यानी 2000 तो हैं लेकिन उसमें से जो 5 हैं वो 5 सबसे प्रमुख माने जाते हैं, जैसे राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीर और गनवेरी वाला शहरों की पहचान की गई। अभी देखिए ये हमारा थोड़ा सा क्या है, मैप है। आपको थोड़ा सा मैप समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है क्या समझ में? देखिए ये है हमारा ये पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है, यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा आ गया गुजरात का पोर्शन। तो ये शेप से ही पता चल जाता है गुजरात का पोर्शन। तो नदी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, ये रहा गेनीवाला, सिंध, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, यानी कि ये आज जो पाकिस्तान के अंदर, धोलावीरा ये गुजरात में है। ओके, तो ये रंगपुरा, लोथल भी हमारा कहाँ है, गुजरात में है। तो रिवर के किनारे ही बचा। देखो लोथल कौन सी नदी के किनारे है, ये माही और साबरमती नदी के यहाँ पे है, नर्मदा नदी यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, लोकेशन है जो कि हड़प्पा सभ्यता की साइट मानी जाती है। तो प्रारंभ में क्या हुआ था, आरंभ में विकसित हड़प्पा से पहले मृतभान शैली की संस्कृति अस्तित्व में थी, जिनके कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के साक्ष्य मिले और बस्तियां छोटी होती थी। लगभग 7000 ईसा पूर्व कृषि समुदाय से हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो विकसित हड़प्पा से पहले भी, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता से पहले भी क्या था, मिंद्रभान वगैरह मिले थे, उनकी संस्कृति थी, पशुपालन भी होता था, शिल्पकारी भी होता था। जैसे आप प्रयाग इतिहास काल में आप पढ़े ही थे किस तरीके से खेती वगैरह स्टार्ट हुआ, स्टेबिलिटी आई, लोग स्थिर होने लगे, बस्तियां, छोटी छोटी बस्तियां, जनपद बना, महाजनपद बना, ये सभी आप लोग पहले पढ़। तो ये 7000 ईसा पूर्व से इसकी उद्भव का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, निर्वाह के तरीके, यानी कि यहाँ पे जो लोग थे वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, निर्वाह कैसे करते थे। तो हड़प्पा स्थलों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल के दाने मिले हैं। यानी हड़प्पा जो साइट है, जो सबसे पहले हड़प्पा जगह खोजा गया, तो वहाँ पे स्थलों में हमें गेहूं के, जौ के, दाल के, सफेद चने के, तिल, ये दाने मिले हैं। इसमें बाजरे के दाने गुजरात स्थल से और चावल के दाने कम मिले हैं। ठीक है, ये क्या है, इनके साक्ष्य मिले लेकिन बहुत कम मिले हैं, वहाँ गुजरातिस्तान में मिले। उसके बाद मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंसा, सुअर की हड्डियां मिली हुई, जिससे हम ये पता चलता है कि उस टाइम में ये जानवर क्या थे, पालतू थे या उपलब्ध थे। और जंगली प्रजातियों जैसे कि वहार सुअर, यानी सुअर, हिरन, गडरिया की हड्डियां मिली हैं, और मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। तो इनके जो बहुत अस्थियां जो हमें साक्ष्य के रूप में मिले हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम हमारे जंगलों में या पालतू पशु में कौन कौन से जानवर मिलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पैराग्राफ आता है ना, 4 मार्क्स का पैराग्राफ आता है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से पूछा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन या 1 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है कि पालतू जानवर इनमें से कौन सा है या इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, जंगली में कौन से जानवर पाए जाते हैं, मछलियों के साक्ष्य मिले थे, नहीं मिले थे, तो ये चीज का ध्यान हो गया। अब हम देखते हैं कि कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी। यानी कि हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो
कृषि प्रधान थी, यानी कृषि पे आधारित थी, तो उसकी प्रौद्योगिकी क्या है वो देखते हैं। तो मोहरों पर मूर्तियों के रेखांकन के आधार पर पुरातात्विक मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। यानी कि हमें ये कैसे पता चलता है कि लोग हलों का प्रयोग या बैलों का प्रयोग करते थे? तो मोहरे सबसे मेन क्या है, मोहरे हैं। जो मोहरों पे आकृतियां बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं, तो उससे हम क्या बना रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि भाई ये बैल बना हुआ है, हल बना हुआ है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर खेतों को जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, वहीं पे चौलिस्तान एक जगह है, कई स्थल है, और बनावली जो हरियाणा में है, और बनावली यानी चौलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा में मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले, यानी कि मिट्टी का हल मिला है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी कि खेत का साक्ष्य का प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? कालीबंगन में, राजस्थान में मिलता है, जो कि प्रारंभिक हड़प्पा से समृद्ध और संवत यहाँ एक साथ दो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, मिश्रण खेती, मिक्स खेती, एक साथ दो फसलों का उगाया जाना, तो वो हमें देखिए हड़प्पा सभ्यता से ही होता आ रहा है। ओके, तो ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता से हमें कालीबंगा में जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है, एक साथ दो अलग अलग फसलों की उगाई का संभवत मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है। तो हड़प्पा स्थल के अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित होने के कारण सिंचाई की जरूरत पड़ती होगी। सतुईधर यानी कि अफगानिस्तान में ये जगह है, से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं है। मतलब हर जगह पे कुछ कुछ अलग चीजें, डिफरेंट चीजें मिली हुई हैं, कुछ पे नहीं मिले। तो वहीं हड़प्पा स्थल का जो क्षेत्र था वो क्या था? शुक्र था, शुष्क यानी कि कहते हैं नमी, पानी की कमी थी, या नमी होने के कारण अर्ध शुष्क था, तो जरूरत नहीं पड़ती थी। वहीं नहरों के कुछ विशेष अवशेष भी मिले हैं कि भाई नहरों का इस्तेमाल किया जाता था और कहीं पे नहीं मिला। तो संभव यह है कि प्राचीन नहरें गाद से भर गई होंगी, या फिर लोग सिंचाई के लिए कुआं से पानी प्राप्त करते हो, और धोलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए ही जल संचयन हेतु किया। अब देखिए यहाँ नोट कीजिएगा, जलाशय कहाँ से मिला है? धोलावीरा गुजरात से मिला है, ठीक है। यहाँ कहाँ से मिला है? वहाँ पे धोलावीरा से मिला है, और जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये जो जलाशय मिला है वो लोग किस लिए इस्तेमाल करते होंगे? कृषि के लिए, जल संचयन करने के लिए ही करते होंगे। देखिए ये सिर्फ ये जो वीडियो है ओनली सिर्फ क्या कहते हैं एग्जाम पर्पज से, 12th क्लास के रिविजन से तो है ही, लेकिन आप सभी को पता होगा कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब जीएस की बात करते हैं तो हमारी एनसीईआरटी क्या होती है? सबसे बेस्ट होती है, और ये एनसीईआरटी से कंटेंट उठाया गया। तो जो वन डे एग्जाम होता है, रेलवे वगैरह का एग्जाम होता है, जीएस, तो यहाँ से कुछ कुछ चीजें जो है आपको क्या होगी, मिल सकती है, नॉलेज के लिए भी हो सकती है। तो हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हमें जानकारी मिल जाएगी। ठीक, अब देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति यानी कि एक तरीके से बोले तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, उनकी शहर योजना किस तरीके से, क्योंकि वो काफी फेमस मानी जाती है। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, परंतु मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल हो गया। ये सबसे पहले जो हड़प्पा का नाम, इसलिए इसका इस स्थान जो हड़प्पा ही खोजा गया, इसलिए इसका जो सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, लेकिन उसमें भी सबसे फेमस होता है ना कि सब तो फेमस, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस क्या? तो मोहनजोदाड़ो जो था वो सबसे क्या है, फेमस स्थल है। तो क्यों है उसके बारे में देख लेते हैं। बस्तियां जो थी, यहाँ पे जो बस्तियां होती थी 2 भागों में विभाजित होती है, कहीं कहीं 3 भी मिलता है। ठीक है, जैसे कि अभी धूलावीरा का बारे में पढ़ेंगे तो वो 3 भागों में बटी हुई थी। तो बस्तियां जो थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। तो एक था छोटा और ऊंचा और पश्चिमी भाग यानी वेस्ट में। दूसरा था बड़ा यानी निचला पूर्वी भाग, यानी जिसको निचला शहर, और छोटा और ऊंचा उसको दुर्ग बोला जाता है। इसको इस तरीके से समझिए, क्या होता था कि जैसे ये मान लो मोहनजोदाड़ो वाला जगह है, तो इस तरीके से होता था। जो दुर्ग होता था वो ऊंचाई पे होता था, और ये वेस्ट में होता था। ठीक है, और ये पूर्व में हो गया, ईस्ट में हो गया, ये होता था निचला, नीचे की तरफ है, इसलिए इसको निचला शहर बोला जाता था। ओके, ये होता था। अब इनकी संरचना क्या थी? इसको बड़ा और निचला शहर बोला जाता था, जो कि पूर्व में, ये ध्यान रखना, पूर्व यानी कि ईस्ट में होता था, और ये वेस्ट में होता था। इसको दुर्ग बोला जाता था, इसको निचला शहर बोला जाता था। यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों से, यानी कि ऊपर हमने पढ़ा था कि पक्की और कच्ची, तो लेकिन ये याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो के अंदर जो हमारा दुर्ग मिला है वो क्या है, कच्ची ईंटों के चबूतरे, यानी कि चारों तरफ से चबूतरे बने होते थे, और दुर्ग को दीवारों से घेरा, जैसे ये एक क्षेत्र जैसे कॉलोनी होता है, कॉलोनी के चारों तरफ रहता ना बाउंड्री, वैसे ही क्या होता था, यहाँ पर दुर्ग बनाया जाता था।
कवर किया गया था। और वहीं निचला जो था, इस शहर में कोई भी दीवारें, यहाँ पे कोई दीवारें या कोई घेरा नहीं हो सकता है, नहीं था। और इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों में बनाया गया था। यहाँ पे जो जैसे इसके अंदर बहुत सारे घर होंगे, तो कई सारे भवन ऐसे थे जो कि ऊंचाई पे, या तो ये माना जा सकता है कि वो क्या होगा, सामाजिक स्थल होगा। तो इस तरीके से क्या था, हमारे मोहनजोदाड़ो की आवास व्यवस्था थी, यानी कि बस्तियों का था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बस्तियों के नियोजन के बाद चबूतरों को एक निश्चित क्षेत्र में पर शहर का सारा भवन निर्माण किया गया था, और ईंटों को एक निश्चित अनुपात में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ये भी फैक्ट है, यहाँ पर ये फैक्ट है हमारा कि जो यहाँ के पत्थरे, जो ईंटें होती थी वो क्या थी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में होती थी क्रमवश, और ये 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ठीक है। और सारा मतलब ऐसा कि कुछ नियोजन, बस्तियों का नियोजन क्या होता है, चबूतरों के ऊपर चबूतरे बना के उसका निश्चित क्षेत्र में किया जाता था। वहाँ पे सिर्फ भवने ही भवने नजर आती थी, और धूप में सुखाने, भट्टी में पकाकर बनाई गई ये सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। यानी कि ईंटें बनने के बाद उसको धूप में सुखा के और भट्टियों का में पकाकर ही वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसको बनाया गया है। ठीक है। तो ये था टाउन प्लानिंग बोल सकते हैं, नगर नियोजन बोल सकते हैं, कि बस्तियां 2 भागों में बटी होती थी। ऊंचे पे जो बना होता था वो क्या होता था, आपका दुर्ग होता था, और निचले हिस्से में बना होता था वो क्या होता था, निचले, यानी कि इससे ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो ये निचला शहर जिसको बोला जा रहा है, उसमें कॉमन पीपल जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले, कुम्हार वगैरह ये सब रहते होंगे, और ये दुर्ग जो है वो अमीर, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बस्तियां थी वो अमीर और गरीबों में इस तरीके से बटी हुई थी। ओके। तो ये हो गया नालों का निर्माण। अब हम देखते हैं कि भाई नालों का निर्माण क्यों इम्पोर्टेंट है। आज भी अगर बरसात हो जाए तो जो नालों से पानी है वो सड़कों पे किस तरीके से फैल जाते, लेकिन वहाँ उस टाइम का हड़प्पा सभ्यता की जो है, आज भी हम उस तरीके का निर्माण नहीं कर पाए, नियोजन नहीं कर पाए हैं, उसको देख लेते हैं। तो नालों का जो निर्माण था, इसमें क्या था कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी, यानी हड़प्पा जो शहर था उसकी सबसे अनूठी विशेषता थी जल निकासी प्रणाली। जल का निकास करना, उसकी प्रणाली सबसे अद्भुत मानी जाती है, अनूठी मानी जाती है। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से, किस पद्धति से, ग्रिड पद्धति से, ग्रिड पता है ना, ग्रिड पद्धति से थी, जो एक दूसरे को क्या थी, समकोण पे काटती थी। जैसे मान लीजिए ये एक सड़क है, ये सड़क है, इधर से क्या ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये क्या होती थी, समकोण पे बांटती थी, समकोण पे बनाया गया था। ठीक है। अब पहले नालियों के साथ गलियों, यानी पहले नालियों के साथ गलियों को, फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। पहले जैसे मान लीजिए ये नाली है, तो नाली के साथ क्या है, गलियां, यानी यहाँ पे क्या हो गए, गलियां हो गए, और फिर यहाँ पर क्या है, आवास हो गए। तो इस तरीके का निर्माण किया गया था। और घरों की नालियों को गलियों की नालियों से जोड़ने के लिए घर की दीवारों का गली से सटा होना आवश्यक था। यानी कि मान लीजिए घर में, बाथरूम में हम नहाते हैं तो उसमें का जो पानी होगा वो क्या होगा, गली की नालियों से क्या होता था, जुड़ा होता था। ठीक है। गली के नालियों से क्या होता था, जुड़ा होता था। तो इस तरीके की क्या थी, हमारी जल निकासी प्रणाली थी। और हड़प्पा की दुर्दशा क्या थी, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हड़प्पा, जो हमें साइट मिला वो क्या था कि हड़प्पा से रेल पटरी के लिए ईंट ले जाने के कारण कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट हो गई, और इसके विपरीत मोहनजोदाड़ो कहीं बेहतर संरक्षित हो गया। यानी कि हम अभी ऊपर देखे ना कि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई, लेकिन सबसे प्रसिद्ध किसको माना गया, मोहनजोदाड़ो को। भाई हम ये माना जाता है ना कि जब रेलवे बिछाई जा रही थी तो वहां पर खुदाई की गई तो हमें ईंटें मिला, और उन ईंटों का इस्तेमाल क्या रेलवे पटरी बनाने में कर लिया गया। ठीक है। तो 1875 में इसका भी एक डिटेल में क्या है, हिस्ट्री है कि किस तरीके से अलेक्जेंडर से भी पहले चार्ल्स मैनर ये उन्होंने इनके बारे में बता चुके थे। तो 1875 में बने पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम बने 1875 में, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जिन्होंने इनकी खोज वगैरह का वो दिया। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है। और ये कब बने थे भारतीय पुरातत्व संरक्षण के जनरल, 1875 में, ये याद रखिएगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है गृह स्थापत्य, यानी कि घर।
घर का स्थापत्य क्या था, संरक्षण कैसा था। तो मोहनजोदाड़ो के निचले शहर में भवनों को में एक आंगन जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। गर्म और शुष्क मौसम में खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियां केंद्र में था। तो हमने अभी पढ़ा कि बस्तियां जो थी वो दो भागों में बटी हुई थी। ऊंचाई पर निचला, इसको निचला शहर बोला जाता है, ऊपर वाले को दुर्ग बोला जाता है। तो ये यहाँ पर निचला शहर की बात की जा रही है, जो कि पूर्वी यानी कि ईस्ट में होता था, कि बीच में ये आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। ज्यादातर आप गांव में अभी भी जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि बीच में आंगन और चारों तरफ से क्या होते थे, कमरे होते थे। और ये जो आंगन बनाया जाता था, खुला एरिया था, ये किस लिए कि गर्मी और सर्दियों में खाना बनाने यानी आंगन में खाना बनाने, कटाई करने जैसी गतिविधियां होती थी। आज भी जैसे कटाई के समय आप जाएंगे तो आंगन में देख रहे होंगे कि बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं गाँव में। तो ये इस तरीके का था। तो भूमि तल पर क्या है, भूमि तल पर बनी दीवारों पे खड़ी नहीं है, जो कि एकांतता को महत्व देता था, और मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। देखिए क्या बोला गया है कि भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी, यानी कि भूमि तल लैंड है, तो इस पे जो घर बनाए जाते थे, द्वार बनाए जाते थे, इसमें क्या होती थी, खिड़कियां नहीं होती थी, खिड़कियां नहीं होती थी। और जैसे घर के अंदर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सीधा आंगन नहीं दिखाई देता था, सामने आंगन नहीं। जैसे मान सकते हैं कि भाई ये द्वार हो गया और द्वार से अंदर थोड़ा सा गलियारी जैसा बनेगा, फिर तो डायरेक्टली हमें आंगन का अवलोकन नहीं होगा, सीधा हमें आंगन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हर घर का ईंटों के फर्श से बना और एक स्नान घर होता था, जिनकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। देखिए कितनी बड़ी बात बोलेंगे, हर घर ईंटें, यानी कि घर जो था ईंटों का फर्श बना रहता था, और हर घर में स्नान घर होता था, जिनकी नालियां क्या थी, दीवार के माध्यम से सड़कों से जुड़ी होती थी। और कुछ घरों में दूसरे तल्ले यानी कि सेकंड फ्लोर, दो तल्ला मकान या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का भी अवशेष मिला है, यानी सिर्फ सिंगल नहीं होता था, उसके ऊपर भी डबल बिल्डिंग यानी दो तल्ला मकान भी का भी साक्ष्य मिला है, जैसे सीढ़ियों से पता चलता है। तो कई आवासों में कुएं वाले कक्ष जिसमें बाहर से आया जा सकता था और संभवतः राहगीरों द्वारा प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 कुएं का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में कितने कुएं का साक्ष्य मिला है, 700 कुएं का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे जो भी आवास बनाया गया था, कक्ष बनाया गया था, वो बाहर के लोग भी, राजगीर लोग भी आते थे। क्या कि जो बस्तियां दो भागों में बटी हुई थी, उसमें एक निचला कक्ष के बारे में पढ़ा। अब हम उससे ऊंचाई पे बना हुआ दुर्ग के बारे में बात करेंगे कि भाई दुर्ग का जो अवस्थित था वो किस तरीके से। तो दुर्ग में हमें माल गोदाम, विशाल स्नान घर के साक्ष्य मिले, जिनका प्रयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक यानी सार्वजनिक के लिए किया जाता था, प्रयोजन के लिए किया जाता था, कोई भी त्योहार वगैरह में किया जाता था। तो दुर्ग में ऐसा होता था कि माल गोदाम भी और विशाल स्नान घर भी मिले हैं। तो माल गोदाम क्या है, जिसकी विशाल संरचना है, जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी के बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे, यानी जो लकड़ी के बने थे वो भी खत्म हो गए थे, और ईंटों के बने जो है निचले हिस्से वो उसका क्या है, शेष बचा हुआ है। तो विशाल स्नान घर क्या है, आंगन में बना एक आयताकार जलाशय जो कि चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ है। आंगन जो था, आंगन में बना एक आयताकार क्या होता था, जलाशय होता था, जो कि चारों तरफ गलियारों से घिरा हुआ है, जिसके तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। यानी कि बीच में क्या हो गया, स्नान घर हो गया, आयताकार जलाशय हो गया, और इसके चारों तरफ से 2 तरफ से क्या है, सीढ़ियां बनी है। ठीक है, दक्षिणी और उत्तरी में 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनके किनारों पे ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम, देखो किसको जमा के, जिप्सम के गारे, जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता था कि गारे के प्रयोग से इसे जलबंद किया जाता था, यहाँ ताकि वहां से पानी वो ना हो। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे और एक में बड़ा कुआं था, मतलब तीनों ओर कक्ष बने होते थे और एक में बड़ा कुआं होता था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। उसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक छोटी संरचना भी, जिसमें कि 8 स्नान घर बनाए गए थे। ठीक है, कि उत्तर में एक गली थी और दूसरी ओर एक छोटी संरचना होती थी, जिसमें 8 स्नान घर बनाए थे। तो एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे और प्रत्येक से नालियों गलियारों के साथ साथ बने एक नाले से मिल जाती थी। यानी कि देखो कि कहने का मतलब कि जैसे ये गलियारा हो गया और ये एक साइड में क्या है, 4-4 स्नान घर, यहाँ पे 4 स्नान घर बन गए, इस साइड 4 स्नान घर बन गए, और इनके से निकला हुआ जो नालियां थी वो जाकर एक बड़े नाले में मिल जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके का क्या था, हमारा
स्नान घर बना हुआ था और ये सार्वजनिक ही होगा, क्योंकि भाई घर में इतना बड़ा स्नान घर क्या, ये सार्वजनिक होता है। जैसे कि आप हरिद्वार वगैरह या कहीं घूमने जाते होंगे तो वहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए देखते हैं किस किस तरीके से बना नदियाँ, तो ये स्नान घर वहाँ पर विशाल स्नान घर बनाया गया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, यानी कि वहाँ पे सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन और सावधान सावधान समझ ही गए होंगे। सावधान क्या है, नहीं समझे तो आगे समझ लेंगे। तो पुरातात्विक किसी भी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नता को जानने के लिए सावधानों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें ये पता करना हो कि समाज में अमीरी गरीबी या आर्थिक विभिन्नता कैसी है, असमानता कैसी है, तो हम कैसे बताएंगे? सावधानों से, यानी कब्र से दफनाने से, तो वही हमारा सावधान है। ठीक है, तो हड़प्पा स्थलों से मिले सावधानों में मृतकों को गतों में दफनाया गया था, जिनकी बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। कुछ पर ईंट चिनाई गई थी और कुछ गई थी। मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता से जो हमें सावधान मिले हैं वो क्या है, गतों में दफनाया गया था और उसके ऊपर ईंटें लगाई गई थी और कुछ कब्र में मृदभांड आभूषण मिले हैं, संभवतः मृत्यु के बाद जीवन की मान्यता की ओर संकेत करता है। तो हमें जो कुछ कब्र मिले हैं वहां से मिट्टी के बर्तन आभूषण मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि लोग मृत्यु के बाद के जीवन का भी करते हैं। जैसे आज भी आप देखते हैं ना कि जब किसी का काम क्रिया होता है तो हम उनको दान में बहुत सारी चीजें देते हैं, खाने का या ब्रेड वगैरह सब दान करते हैं। तो ऐसा है कि ताकि उनको कोई तकलीफ न, तो मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना मानते हैं। पुरुष और महिलाओं के सावधानों में आभूषण और कहीं कहीं तांबे का दर्पण भी मिले हैं, यानी कि इससे ये पता चलता है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ठीक है, 1980 के दशक के माध्यम में हड़प्पा एक पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्लों और जैप्सर यानी उपतरण के मनके तथा सैकड़ों सूक्ष्म मनकों का बना एक आभूषण मिला है। तो हड़प्पा से जो एक हमें पुरुष की खोपड़ी मिला, तो वहाँ पे शंख है, मनके हैं, सूक्ष्म मनके हैं, आभूषण है, उपरतन है, जस्पर है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ही तो हमें इस जो चीजें मिली हैं सावधानों के पास से जो चीजें मिली हैं, तो उससे हमें यही पता है कि भाई अगर कोई गरीब परिवार से होगा या जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उनके पास ये सारी सामानें नहीं मिलेंगी या कम मिलेंगी या उनकी अच्छी चीजें नहीं होंगी, और जिनका जितना ज्यादा आभूषण वगैरह मिलेगा वो उतना ही उच्च परिवार से आता होगा। इस तरीके से क्या अंदाजा लगाया जाता है। तो विलासिता की वस्तुएं की खोज, अब विलासिता की वस्तुओं की खोज क्या थी वो देखते। तो पुरातात्विक उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं को वर्गीकृत कर सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की कोशिश करता है ना। जितना हमारे पास अगर अच्छा खासा तो हम ज्यादातर पार्टी वगैरह करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, उसमें हर तरीके का अपनी लग्जरियस लाइफ बिताते हैं, तो उससे भी हमें थोड़ा सा पता चल जाता है। तो रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जो होती है जिन्हें पत्थर तथा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ से आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे चाकियां, मित्र भांड, सुइयां, झावा आदि, ये वस्तुएं सामान्य रूप से वस्तुओं में सर्वत्र पाई जाती है। मतलब कि जो सामान्य है, जो हर किसी के पास मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि किसी के पास मिलेंगी, ये हर किसी के पास बर्तन घर में मिलेंगी, चाहे कम मिले लेकिन मिलेंगी। ठीक है, तो ये उस टाइम की सामान्य वस्तुएं थी कि चाकियां, मित्र भांड, सुइयां, झावा, ये सारे क्या है, नॉर्मल है, हर किसी के पास मिलेंगी, सामान्य वस्तुएं। लेकिन जो विलास की वस्तुएं थी जो महंगी थी, है ना, जो महंगी है, जैसे दुर्लभ, महंगाई, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों जैसे जटिल तकनीकों से बनी फाइनेंस हो गया, घिसी हुई रेत होगी, बालू, रंग, चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया के छोटे पात्र कीमती माने जाते हैं। जैसे हम नॉर्मली अगर हम देखें कि अगर किसी के घर में लग्जरियस चीजें रखी हुई हैं, अच्छा सा साधन रखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका आर्थिक स्थिति क्या है, वो अच्छा है। और जिसमें नॉर्मली है, बेसिक चीजें तो हर घर में होती हैं, तो वो क्या है, वो सामान्य है, जो सभी के पास होंगी। उससे एक्स्ट्रा जो चीजें रहती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, विलास की वस्तुएं। ठीक है, अनुपलब्ध, जो हर किसी के पास नहीं होती। तो महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही मिली। फाइयांस से बनी लघु पात्र और सोना, ठीक है, लघु छोटी छोटी चीजें जो हैं, छोटे कीमती पत्थरों के जो बने हैं, सोना मिला है, तो वो क्या है, वो ज्यादातर कहाँ मिले हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, और बाकी कहीं पे भी नहीं मिले हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी क्या मिलती है हम लोगों को कि चहुंदड़ो एक साइड है, एक छोटी 7 हेक्टेयर की बस्ती है जहाँ पे शिल्प उत्पादन कार्यों में मनके बनाना, संग की कटाई, धातु क्रम, मोहर
मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चौहंद्रों के बारे में बताने के लिए आएगा, तो आप इसमें बताएंगे कि ये क्या है, कि ये एक 7 हेक्टेयर की बस्ती है जहाँ पर सिर्फ उत्पादन का कार्य किया जाता था, हाथों से बनाने के कार्य किए जाते हैं, जहाँ पे मनके बनाए जाते थे, या मनकों का वो भी बोला जाता है, घर बोला जाता है, हाउस बोला जाता है। तो मनके बनाए जाते थे, संग की कटाई होती थी, धातु कर्म यानी धातुओं से बनी चीजें बनाई जाती थी, मोहरों का निर्माण होता था, बाट बनाए जाते थे, ये सारी चीजें थी। तो मनकों के निर्माण में ये है कि मनकों के निर्माण में किसका कार्नियन, जो कि सुंदर लाल रंग का जस्पर, सेफ्टिक, क्वार्टराइज और सेलखड़ी जैसे पत्थरों का, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी वस्तुएं तथा संग, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग करके मनके बनाए जाते थे। तो मनके किन किन चीजों से बनते थे? एक कार्नियर की जो पत्थर थी सुंदर लाल रंग की होती थी, जैप्सर होता था, स्टेप्टिक होता था, क्वार्टराइज होता था, सेलकड़ी होते थे, इनसे ही क्या बनाई जाती थी? मोहरे और मनके बनाई जाती थी। तांबा और कांसा जैसे धातुओं से भी बनाया जाता था, पक्की मिट्टी भी थी। तो ये सारे कहाँ पे? चौहंद्रों में होता था। कुछ मनके जो है 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ के बनाया जाता था, ठीक है। कुछ पत्थरें जो होती थी, जो मनके हैं, उनका शेप या 2 या 2 से अधिक पत्थरों को जोड़कर बनाया जाता था, जाते थे। और कुछ सोने के तो टोप वाले पत्थर के होते थे, उनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलनाकार, खंडित आकार होते थे। खंडित आकार जैसे मनके जो पत्थरों की मालाएं वगैरह देखे होंगे आपने, तो उसमें ये शेप दिया जाता है। तो कुछ को उत्कीर्णी कर चित्रकारी के माध्यम से सजाया और कुछ को रेखा चित्र के उल्लेख किया जाता था। यानी कि मनके बनाए, जैसे कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल बना दिया या एक बेलनाकार बना दिया, उसके ऊपर फिर कुछ चीजें बनाई जाती थी, या तो उसको खंड शेप दे देते थे, या फिर उसके ऊपर चित्र के माध्यम से उसको सजाया जाता था, ठीक है। तो ये किससे होते थे? सेल खड़ी जैसे मुलायम पत्थर से आसानी से विविध आकारों में मनके बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो मनके थे वो किससे बनाए जाते थे? सेल खड़ी से बनाए जाते थे। और मोहरे जो थे कार्नियस के पत्थर जो होते थे उनसे बनाए जाते, कार्नियल, ठीक है, जब ये सब होते थे उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो कार्नियर क्या है? कार्नियर का लाल रंग और पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों पे मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। यानी कि जब मनके बनाने के बाद उनको आग में पका दिया जाता था, तो कार्नियर उसके ऊपर लाल और पीले रंग का क्या किया जाता था? चरणों पे मनके बनाए जाते थे, ठीक है। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़कर फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। यानी कि अगर बड़े बड़े जो पत्थर होते, जैसे का पत्थर होता था, उसको तोड़कर उसमें एक शेप, पहले आकृति निकाली जाती, आकार निकाला जाता, जैसे कि बेलनाकार आकार हो गया, आयताकार आकार हो गया, उसको निकाला जाता। फिर उसके ऊपर बारीकी से शैले का कार्य यानी चित्र का कार्य होता था। फिर उसकी घिसाई, पॉलिश और उसमें छेद करने के साथ साथ ये प्रक्रिया पूरी होती थी। और चौहंद्रों, लोथल, धोलावीरा जैसे छेद करने के विशेष उपकरण होते थे। यानी कि चौहंद्रों में तो ये मनके वगैरह बनाए जाते थे, लेकिन वहीं धोलावीरा और लोथल, इन सब में उनको विशेष तरीके से उपकरण, यानी किस तरीके से फिर उसके अंदर बीच में, तभी तो उसके अंदर उनकी ज्वेलरी बनेगी, ओके। तो इस तरीके से किया जाता था। तो नागेश्वर तथा बालकोट क्या है? नागेश्वर तथा बालकोट समुद्र तट बस्तियों संग से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, कराचियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं होती थी, के निर्माण में विशिष्ट केंद्र थे, जहां से माल दूसरी वस्तुओं तक जाता था। तो ये ध्यान रखना, नागेश्वर और बालकोट मैप में आ सकता है हिस्ट्री का, जैसे हमारा पेपर जो होता है उसमें मैप भी आता ही है। तो इसमें जगह पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन ना ये ना पूछ के कि नागेश्वर बालकोट को दिखाइए, ये पूछा जा सकता है कि जो मालों का दूसरी बस्तियों तक आने जाने का था वो जगह का नाम बताइए। तो नागेश्वर और बालकोट जो था वहाँ पे संग से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी जो था उसका विशेष केंद्र था, जहाँ पे निर्माण किया जाता था। चौहंद्रों और लोथल जैसे तैयार माल, जैसे कि मनके, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों केंद्रों तक जाता था। यानी कि यहाँ से मोहनजोदाड़ो यानी मार्केट प्लेस समझ लेते हैं, वहाँ पे जाता था, ठीक है। तो ये था हमारा चौहंद्रों के बारे में या आर्थिक स्थिति के बारे में। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक स्तर, पिंड, पूरे शंख तथा तांबे, अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं त्याग दिया गया और माल तथा कूड़ा करकट आदि ढूंढते हैं। इससे संकेत मिले कि छोटे विशेष केंद्रों के अलावा मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। यानी कि जो शिल्प उत्पादन का केंद्र की अगर हम पहचान करें तो पुरातात्विक स्तर जो थे, शंख, तांबा, अयस्क, कच्चा माल जैसे जो औजार थे उनका त्याग किया गया था, कूड़ा करकट से मिला था। लेकिन मोहनजोदाड़ो में भी इनके जो कार्य थे, शिल्प के कार्य होते थे।
अब माल प्राप्त करने की नीति क्या थी? क्या था कि माल प्राप्त करने की हमारी नीति क्या है? तो बैलगाड़ी, मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप मिले, ठीक है? जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं, खिलौने मिले हैं, तो उसमें क्या है? बैलगाड़ी है जो कि मिट्टी के हैं, सामान पत्थर, लकड़ियाँ, धातु हैं। लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा उसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और तटीय मार्गों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो हमें पता ही है कि जो हमारी ये सभ्यता है, सिंधु सभ्यता ही कहे गए, तो सिंधु नदी के किनारे और सिंधु की उपनदियों के किनारे ही बसी हुई थी। ठीक है, तो उपमहाद्वीप तथा उनके आगे जाने वाले जो माल थे वो कहाँ कहाँ जाते, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि नागेश्वर और बालकोट से संक हो गया, तो इधर यानी अफगानिस्तान में है, राजवर्धमनी नीले रंग के पत्थर, लोथल गुजरात में, भड़चोड़ यानी कि कार्नियन का जो पत्थर था वो, दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात सिलखड़ी आता था, राजस्थान धातु, खेतड़ी अंचल राजस्थान यानी कि तांबा, ये ध्यान रखना, तांबा कहाँ से? राजस्थान के खेतड़ी अंचल, और दक्षिण भारत से सोना आता था। दक्षिण भारत से क्या आता था? सोना आता था। तो कच्चे माल प्राप्त करने के लिए विभिन्न अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। यानी कि उस टाइम में हम देखें कि विदेशों से हमारा व्यापारिक जो रिलेशन है वो क्या था? अच्छा था, ठीक था। ओके, आयात और निर्यात किया जाता था। तो खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विक ने गंगेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। ठीक है, खेतिहर क्षेत्र यानी कि जो राजस्थान में था, अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसको हमने कौन सी संस्कृति का नाम दिया? गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। इसके मृतभान हड़प्पा मृतभान से थोड़े से अलग थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं की संपदा मिली तथा संभवतः इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। यानी कि राजस्थान से खड़ी क्षेत्र से हड़प्पा वासी क्या लेके जाते थे? तांबा लेके जाते थे। इसलिए ये यहाँ के जो भी मृत भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं, वो क्या है? हड़प्पा संस्कृति से थोड़ा अलग था। इसलिए इसको पुरातात्विक ने क्या बोला है? ये गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। ठीक है, फिर हम देखते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कि दूसरे क्षेत्रों से किस तरीके से संबंध। तो तांबा संभवतः ओमान से लिया जाता था। ओमानी तांबा तथा हड़प्पाई पूरा वस्तुओं से निकल के अंश मिलने से दोनों के निकल के अंश मिलने से दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करता है। यानी कि इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ ओमानी तांबा का साक्ष्य मिला है और वहां से निकल का अंश मिला है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता का जो रिलेशन था वो क्या था? ओमान से भी था। तो काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई हुई एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान ओमानी स्थलों से मिला है। संभवतः है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय पता ही है, लेन देन करना, वस्तुओं का विनिमय करना, ठीक है, ये करते थे। तो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान ओमान क्षेत्र से तांबा के आगमन के संदर्भ में, यानी जिस टाइम हमारी हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही थी उसी टाइम और मेसोपोटामिया सभ्यता भी थी। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता भी थी, चीन में भी सभ्यता थी, चीनी सभ्यता भी थी। तो मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में निकल के हड़प्पाई मोहरे, अबाट, पासे तथा मनके भी मिले हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता के मोहरे मिले हैं, बाट मिले हैं, मनके मिले हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया का और हड़प्पा सभ्यता का क्या है? आपस में व्यापारिक संबंध था। तो मेसोपोटामिया के लेख दिलमून, यानी कि वहां से एक लेख मिला है, बर्रेन द्वीप, मगान, मेलुआ, हड़प्पाई क्षेत्र के प्रमुख शब्द क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। तो यह लेख मेलुआ से प्राप्त कार्नियर, यानी कि मेलुआ से एक लेख मिला है जहाँ पर उसमें कार्नियर, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना तथा विभिन्न प्रकार की लकड़ियां आदि उत्पादन का उत्खनन करता है। तो मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं और हमें मोहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्रांकन मिलते हैं। संभवतः कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया जैसे संपर्क समुद्री मार्ग से आए थे। यानी कि जो हमें नाव मिलते हैं, उस पे चित्र मिलते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ओमान, मेसोपोटामिया, बहरीन जो जगह है वो यहाँ पर किससे? नावों के इस्तेमाल से समुद्री मार्ग से आए थे। तो मोहरे लिपि तथा बाट, मोहरे और मुद्रांकन की बात करते हैं। तो मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने और संप्रेषण की पहचान करने के लिए भेजने वाले का किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि हम आज भी कहीं घूमने के लिए निकलते तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? मोहरे होनी चाहिए ना, पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वही चीजें यहाँ पे है कि भाई इसे
मोहरों से ये भी पता चलता था कि किसने भेजा। तो एक रहस्यमय लिपि है, रहस्यमय लिपि जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जिसका हम पता नहीं लगा सकते कि भाई क्या लिखा गया है। ठीक है, तो रहस्यमय लिपि क्या है कि हड़प्पा मोहरों पर लिखी गई पंक्तियां संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। इस पर बना चित्र जानवर अनपढ़ लोगों को संकेत के रूप से अर्थात बताता है। अगर कुछ पंक्तियां लिखी तो इसका समझेंगे कि वो पढ़े लिखे या मालिक ने बनवाया। अगर उस पर कोई चित्र है सिर्फ, तो हम कहेंगे कि भाई अनपढ़ ने बनवाया। तो अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त में सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्हों का है, यानी कि अभी तक का जो भी लंबे अभिलेख के माध्यम में जो मिला है, जिसमें 26 चित्र मिले हैं, चिन्ह से लिखा गया है। ये वर्णमालीय नहीं था क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से लेकर 400 के बीच में था। यानी कि जो भी सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें 2600 चिन्ह है, लेकिन इन चिन्हों की संख्या जो है 375 से लेके 400 के बीच है। इसमें कोई भी वर्णमाला नहीं कहा गया। तो ये लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हड़प्पाई लिपि इधर से दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल और बाईं ओर संकुचित, यानी कि दाईं ओर क्या आता था, चौड़ाई होती थी और बाईं ओर थोड़ा कम जगह होता था। तो मोहरे तांबे के औजार, मर्तबानों, हटवे तांबे, मिट्टी की लघु पत्रिकाएं, आभूषण, हंसनी छड़े, प्राचीन सूचना पट पर लिखावट मिली है। ठीक है, तो हमें तांबे पे, मोहरों पर, आभूषणों पे, हड्डियों पर और जो भी सूचना पत्र मिले हैं उसके ऊपर उनकी लिखावट मिली है, लेकिन हम उनको अभी रहस्यमय, इसलिए उसको रहस्यमय नाम दिया गया, क्योंकि वो पढ़ी ना नहीं जा चुकी है और नहीं उसको, अगर हम उसको पढ़ने का ज्ञात हो जाता तो और भी ज्यादा इनके बारे में हमें क्या मिल जाता, जानकारी मिल जाती। तो अब हम बात करते हैं बाट की। ठीक है, तो बाट क्या था, बाट घनाकार यानी कि घन, क्यूब, वर्ड, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किस नामक, चट नामक, ये ध्यान रखना। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। द्विधारी जैसे 2 4 8, 2 का टेबल के उसमें चल रहा है 10 गुना। और छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों, मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पड़ले भी पर लेड ही मिले हैं, यानी कि धातु से बना यहाँ पे हमें तराजू भी मिला है। और छोटे जो बाट होते थे उनका प्रयोग आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए करते थे। ठीक है, तो प्राचीन सत्ता कैसी थी यहाँ पर, तो हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने के लिए एक कार्यान्वयन करने के लिए संकेत मिले। उदाहरण, हड़प्पाई पुरातात्विक वस्तुएं, मोहरे, बाट और ईंटें जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। यानी कि जो भी मोहरे, बाट और ईंटें होते थे ये एक ही अनुपात में मिले हैं। तो वस्तुओं को आवश्यकता अनुसार विशेष स्थानों में स्थापित किया गया था और ईंट बनाने, विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। यानी कि एक कारखाना जैसे बोले हैं जहाँ पर ये चबूतरों पे इन सभी चीजों का क्या होता था, निर्माण होता था। ठीक है, ये था। उसके बाद क्या है, प्रासाद तथा शासक। तो प्रासाद और शासक क्या थे कि पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास और पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानता उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढने की कोशिश ढूंढी। तो जैसे मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी गई, एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। यानी कि हमें जो यहाँ से मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है उसको क्या बोला गया कि पुरोहित राजा है। हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ना समझ पाने के कारण राजनीतिक सत्ता इसके पास थी का पता नहीं चलता। यानी कि अगर वही है ना, रहस्यमय लिपि के बारे में अगर पता चल जाता तो हमें ये भी पता चल जाता कि उनकी राजनीतिक सत्ता किस तरीके की थी। ठीक है, तो इसी कारण पुरातात्विक के अलग अलग मत हैं, यानी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए गए हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। यानी कुछ लोगों ने कहा है कि हड़प्पा समाज में सभी जो थे एक समान थे, सभी, कोई अमीरी गरीबी नहीं थी या कोई राजा शासक नहीं थे। यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। इन्होंने बोला कोई एक ही राजा नहीं, बहुत सारे शासक थे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि के अलग अलग राजा होते थे। यह एक ही राज्य था। जैसे कि पुरावस्तुओं और समानताओं के नियोजन, बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार और निश्चित अनुपात बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट होता है कि ये एक ही राज्य था, अलग अलग राज्य नहीं था। और कुछ भवनों और एवं सुविधाओं को लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाए जाने से प्रतीत होता है कि हड़प्पा वासियों ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, तो कुछ भवनें जो सुविधाजनक सार्वजनिक भवनें थी उनके आधार पर हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो अब
हमने ये सारा क्या पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, किस तरीके के नगर व्यवस्था थी, जल निकासी व्यवस्था थी, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका पतन हो गया, किस तरीके से क्या हुई, इसका पतन हो गया। ओके, फिर आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि सभ्यता का अंत किस तरीके से हुआ। तो सभ्यता का अंत हम देखते हैं लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चौलिस्तान के क्षेत्र, जो चौलिस्तान के क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में विकसित हड़प्पा स्थलों का त्याग और गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लग गई थी, यानी जनसंख्या बढ़ने लग गया था। तो सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुएं बाटों, मोहरों, मनकों से समाप्त हो गई थी, लेकिन लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई थी। थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। ये संस्कृतियां ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती थी। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति भी कहा जाता है। टोटली हालांकि क्या है कि आबादी बढ़ने यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ की वस्तुएं जो थी वो क्या होगी, कम पड़ने लगी, और उसी का एक कारण माना जाता है, इन जनसंख्या का बढ़ने का कारण माना जाता है, क्योंकि जो हम हड़प्पा सभ्यता है वो उसका पतन का कारण माना गया, जनसंख्या की वृद्धि। और भी परिवर्तन माने गए, जैसे कि जलवायु में परिवर्तन हो गया, वनों की कटाई हो गई, अत्यधिक बाढ़ आने लगे, जो कि सारे जो शहर थे वो कहाँ, नदियों के किनारे बसे हुए थे। इस वजह से नदियों का सूखा पड़ जाना भी माना जाता है। ये मार्ग बदल देना, जैसे सरस्वती नदी ने बिल्कुल मार्ग ही बदल लिया हो। भूमि का अत्यधिक उपयोग होना, ये भी क्या था, सिंधु सभ्यता के खत्म होने की कारण माने जाते हैं। इनमें से कुछ कारण कुछ वस्तुओं के संदर्भ में भी हो सकते हैं, परंतु पूरी वस्तुओं के पतन की व्याख्या नहीं कर सकते, यानी कि कुछ अलग अलग वस्तुओं के पतन होने का कारण है, एक जैसा कारण नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को नष्ट होने के शताब्दियों बाद मिट्टी के कटाव, खेत की जुताई, खजाने खुदाई के समय यहाँ लोगों को मिलने वाले अपरिचित पुरावस्तुओं का अर्थ समझना नहीं था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को नष्ट होने का कारण यह है कि बाढ़ माना जाता है, मिट्टी के कटाव या खेत की जुताई अधिक हो गया, वन की कटाव के कारण माना जाता है। कनिंघम का भ्रम था कि कनिंघम की मुख्य रुचि आरंभिक ऐतिहासिक और लगभग 6ठी सदी से 4वीं सदी तक उसके बाद के कालों में संबंधित पुरातत्व भी थे। अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रह, प्रलेखन तथा अनुवाद किया। उन्होंने प्रारंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं सदी ईसा पूर्व के बीच उपमहाद्वीप में आए 3 चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों का प्रयोग किया। इस वृत्तांतों का हड़प्पा पुरातत्व स्थल से संबंध न होने के कारण कनिंघ ने अवशेष के ढांचे में प्रयुक्त नहीं बैठता था, इसलिए 19वीं सदी में मिले पुरावस्तुओं को प्राचीनता को नहीं समझ पाए, और एक अंग्रेज द्वारा कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर देने पर उन्होंने उसे अपने परिचित कालखंड से दिनांकित करने का असफल प्रयास किया, क्योंकि ये अन्य लोगों की तरह उनका भी मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनवे पहले शहर के साथ हुआ था। तो एक ये जो कनिंघम का जो भ्रम था, कनिंघम जिन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्हें जिनको जनक माना जाता है, उन्होंने ये हड़प्पा सभ्यता की 3 बार दौरा किया। वो इस तरीके से उसको जानने के उत्सुक थे, लेकिन फिर भी क्या था कि वो चीजें नहीं पता। तो वहीं एक है नवीन प्राचीन सभ्यता, माना गया कि 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा की मोहर की खोजी की, और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की मोहर की खोज की। तो ये भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सैनी ने 1921 में किया, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया, 1922 में किया गया। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, और ये मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो पूरे अगर देखें कि पूरे विश्व में कब पता चला, जब जॉन मार्शल ने अपनी लंदन की पत्रिका थी, मैगजीन थी, उसमें इसके बारे में जिक्र किया था 1924 में। तो जॉन मार्शल ने भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक अपने साथ यूनानी तथा कीट में प्रयोग का अनुभव भी लाए थे। उन्होंने पुरा स्थल के स्तर विन्यास की जगह 37 इकाइयों के साथ साथ, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 37 इकाई क्या है, तो 37 इकाइयों के साथ साथ उत्खनन कर एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया था, जिस कारण से इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो गई थी। ठीक है, तो नई तकनीकों
था कि नई तकनीकों से किस तरीके से इसकी खोज की गई थी। तो 1944 में बने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल IMV ने टीले के स्तर पर विन्यास के अनुसार खुदाई आवश्यक बताया था कि भाई टीले के आधार पर हमने इसकी क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। कच्छ, पंजाब, हरियाणा, कालीबंगा, लोथल, खाड़, राखीगढ़ी, धोलावीरा में किए अनावशेषों तथा उत्खननों से हड़प्पा स्थलों के बारे में पता किया गया। ठीक है, तो अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या थी कि हड़प्पाई लिपि की जगह भौतिक साक्ष्य यानी कि मृदगान, औजारों, आभूषणों, घरेलू सामान जो कि पुरातात्विक को हड़प्पाई जीवन की ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने की सहायता होती है। हमें लिपि का तो ज्ञान नहीं था, हम अभी भी उसको नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन इन सभी चीजों के माध्यम से हमने क्या किया, कहानियों को, अतीतों को आपस में जोड़ने का कार्य किया। खोजों का वर्गीकरण किया गया, पुरातात्विक प्राप्त खोजों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता। तो सबसे पहले प्रयुक्त जो पदार्थ थे, पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थियां और हाथी दांत थे। उपयोगिता के आधार पर फिर किया गया कि भाई उनके उपयोग में क्या, तो औजार, आभूषण या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानों का प्रयोग की कोई वस्तु हो। किसी भी पूरा वस्तुओं की उपयोगिता के समझ आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पे आधारित होती थी, जैसे मनके, चाकियां, पत्थर के फलके तथा पात्र आदि। कोई चीज कहाँ मिली थे उसके आधार पर कि घर, नाले, कब्र या फिर भट्टी के माध्यम से भी वस्तुओं का उपयोगिता को समझने का प्रयास किया गया। कुछ हड़प्पा स्थलों में कपास के टुकड़े मिलने पर भी पहनावे के विषय के बारे में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों और मूर्तियों से चित्रण पर निर्भर रहना पड़ा। यानी कि भाई वहाँ के कपड़े का पोशाक क्या था, हमें किससे पता चला कि जो मूर्तियां हमें दिखी उनके आधार पर हमने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से अंदाजा लगाया कि भाई वहाँ की जो चीजें हैं या जो व्यक्ति वस्त्र इस्तेमाल करते होंगे वो इस तरीके का इस्तेमाल करते होंगे, ऐसा पहनते होंगे। तो हमने ये देखा। फिर भाई इनकी व्याख्या करते वक्त क्या क्या समस्या है, तो पुरातात्विक व्याख्याओं की सबसे अधिक समस्या धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों से आती है। असामान्य और अपरिचित लगने वाली वस्तुएं पुरातात्विक धार्मिक महत्व की समझ लेते हैं। यानी कि अगर कोई पुरानी वस्तुएं हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं लग रहा, तो हम उसको धार्मिक महत्व को समझ लेते हैं। और धार्मिक जो है प्रथा है वो पूर्ण निर्माण का बार बार दिक्कत आ रही थी कि आभूषणों से लदी हुई जो नारी की मूर्तियां मिली है उसको मात्र देवी की संज्ञा दी गई। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियों को पुरोहित राजा समझा गया। विशाल स्नानघर और कालीबंगन और लोथल जैसे मिली वेदियों को अनुष्ठान महत्व का माना गया कि भाई विशाल स्नानघर है, कालीबंगन में हमें लोथल में वेदियां मिली, तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या यज्ञ वगैरह हुआ करते होंगे, अनुष्ठान वगैरह होता था। विशाल स्नानघर यानी कि सार्वजनिक सामाजिक माना गया। मोहरों पर संभवत अनुष्ठान और दृश्य से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया। यानी मोहरों पे जो अनुष्ठान जैसा चित्र मिला है उसको हमने धर्म से जोड़ने का प्रयास किया था। जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण है पूजा की ओर संकेत देते हैं। यानी कि इससे ही पता चलता है कि लोग पेड़ पौधों यानी प्राकृतिक की पूजा करते थे। ठीक है, किसी भी मंदिर या उसका कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिला है। मोहरों पे बना एक सिंग वाला जानवर जो एक सिंगी यानी कल्पित या असंतृप्त लगते हैं। मोहरों पे एक पालथी मारकर योगी को अर्ध शिव की संज्ञा दी गई। यानी एक मोहर पे हमें जो पालथी मारकर बैठे योगी है उनको हमने क्या बोल दिया कि वो अर्ध शिव माने जाता है। ऐसे कोई भी मंदिर का हमें कोई अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता का पूरा। और थोड़ा सा हम इसमें ये देख लेते हैं कि कालखंड से कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। जैसे कि नीम पूरा पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल को हम क्या करते हैं, देखिए प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये 3 भागों में बांटते हैं। और फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। यानी प्री मेसोलिथिक इज मेसो एंड अपर। तो ये था। तो हमारा जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 80,000 ईसा पूर्व, उच्च पूरा पाषाण काल 35,000 ईसा पूर्व और मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। और नव पाषाण काल जिनको हम 10,000 ईसा पूर्व मानते हैं, और यहीं से हम मानते हैं कि कृषि तथा पशुपालक यानी कि खेती और पशुपालन की शुरुआत होती है। और फिर आता है हमें ताम्र पाषाण जो कि तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। अगर हम देखें कि सबसे पहले कौन से धातु का इस्तेमाल किया गया, तांबे का इस्तेमाल किया गया जो कि 6,000 ईसा पूर्व से है। और 2600 ईसा पूर्व में हमें हड़प्पा सभ्यता का पता चलता है। फिर 1000 ईसा पूर्व में हम जिसे वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, आरंभिक लोह काल, यानी कि यहाँ पर 1000 में हमें लोहे का खोज हुआ और महापाषाण संविधान भी मिले। और 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व हमारी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल है। यानी कि ये जो पूरा कालखंड है ये हमारा क्या है, प्राचीन इतिहास का कालखंड है, प्री हिस्ट्री का, एशियन हिस्ट्री का कालखंड है।
ठीक है। अब ये है हमारा हड़प्पाई पुरातात्विक के विकास के प्रमुख चरण, यानी कि हमारे जो हड़प्पाई सभ्यता थी वो किस तरीके से। तो 1875 में सबसे पहले हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने रिपोर्ट जारी की, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले उसके ऊपर क्या किया, रिपोर्ट जारी किया। फिर 1921 में दयाराम सरस्वती द्वारा हड़प्पा के उत्खनन, यानी कि हड़प्पा की खोज किसने की, एक तरीके से दयाराम सहनी ने किया 1921 में। फिर 1922 में मोहनजोदाड़ो में उत्खनन किया गया। फिर 1946 में आजादी से 1 साल पहले, ये याद रखा, आजादी से 1 साल पहले फिर REMBL द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। फिर 1955 SR राव लोथल में खुदाई का प्रारंभ किया। 1960 में बीबी लाल और बीके थापड़ के नेतृत्व में कालीबंगन का उत्खनन का प्रारंभ किया गया, यानी कि कालीबंगन का उत्खनन किसने किया, बीबी लाल और बीबी के थापड़, और लोथल का SR राव ने, ठीक है। 1974 में MR मुगल द्वारा बाहुलभपुर और अन्वेषों का आरंभ हुआ। 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदाड़ो से सतत अन्वेषणों का प्रारंभ हुआ। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का प्रारंभ हुआ और 1990 में RS वेस्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खननों का प्रारंभ हुआ। 1997 में अमरेंद्रनाथ से राखीगढ़ी में खुदाई शुरू की गई और 1913 रिसेंटली में ही दिया जाएगा, 1913 में वसंत सिंधे ने राखीगढ़ी, यानी कि सबसे बाद में जो खोजा गया है वो क्या है, राखीगढ़ी पुरातात्विक अनुवांशिक अनुसंधान द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हमारा पूरा एक चैप्टर इतिहास का 12th क्लास का। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा और सारे टॉपिक हमने इसमें कवर करने की कोशिश किया। तो अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर का चाहिए। थैंक यू।